बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 27, कोर्स टाइटल कॉर्पोरेट लॉ। टॉपिक्स इसमें डिस्कस करने हैं लिस्टेड कंपनीज कोड ऑफ कंडक्ट गवर्नेंस रेगुलेशंस 2017। और इसमें तीन मेजर टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इट्स मेंबर्स, और सेकंड है इश्यूज टू बी प्लेस्ड फॉर डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और थर्ड वन जो है ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से रेलिवेंट। इसके लिए हमें रेगुलेशंस जो डिस्कस करना होंगे, रेगुलेशन नंबर 1 to 10, 14 से लेके 16 तक, लिस्टेड कंपनीज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2017। और ये लिंक्स हैं जो SCCP के, इनके जरिए आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें बिल्कुल स्टार्ट में आप देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी ये रेगुलेशंस हैं। लिहाजा ये रेगुलेशंस जो हैं ये रेकमेंड किए थे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और इनको फाइनलाइज किया। इस्लामाबाद में ये बने हैं और 22 नवंबर 2017 को ये रिकमेंडेशंस आई थी। अब इसमें बात है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये रेगुलेशंस कौन से इख्तियारात के तहत जो है ये फ्रेम किए हैं। यहाँ पे क्लियर कहा गया है सेक्शन 156 और सेक्शन 512 जो है कंपनीज एक्ट 2017, इसने ये इख्तियार दिया है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो रेगुलेशंस जो है वो ड्राफ्ट कर सकें, उनको फाइनलाइज कर सकें। तो लिहाजा ये रेगुलेशंस जो हैं इस वजह से बनाए गए हैं, इन पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए। और रेगुलेशन नंबर 1 जो है वो ये कहता है कि इसका नाम लिस्टेड कंपनीज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस 2017 होगा। और ये जो रेगुलेशंस हैं स्पेसिफिकली यहाँ पे ये याद रखने की जरूरत है, ये लिस्टेड कंपनीज के लिए होंगे। बेसिकली इनका जो बेसिक पर्पस है वो लिस्टेड कंपनीज के ऊपर इनकी एप्लीकेशन है। इसके अलावा अगर किसी और लॉ के तहत, किसी और स्टेट्यूट्स के तहत, या अगर कोई लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है, यानी SSCP ने अगर किसी को लाइसेंस इशू किया है और कहा कि ये रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, तो ये उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। जनरली ये रेगुलेशंस लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल होंगे और उन तमाम एंटिटीज पे एप्लीकेबल होंगे जिनको कमीशन प्रेस्क्राइब करता है। तो इनका जो मेजर इनका जो सब्जेक्ट है दैट इज लिस्टेड कंपनीज। और सब रेगुलेशन 3 में ये कहा गया है कि ये एप्लीकेबल होंगे आफ्टर दिसंबर 31 2017, यानी 31 दिसंबर 2017 के बाद एप्लीकेबल होंगे। अगर हम इसमें देखें तो वेरी फर्स्ट डे होगा जो 31 दिसंबर 2017 के बाद, दैट वुड बी 1 जनवरी 2018। तो लिहाजा इन रूल्स की जो एप्लीकेशन है उसका आगाज जो है हम सपोज कर सकते हैं कि 1 जनवरी 2018 से ऑनवर्ड है। रेगुलेशन 2 जो है ये सिंपल डेफिनेशंस के बारे में है और ये बताता है कि जो भी टर्म्स और एक्सप्रेशंस वर्ड्स यूज हुए कंपनीज एक्ट 2017 में, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1997 में, सेम वर्ड्स सेम एक्सप्रेशंस जो हैं वो इसमें समझे जाएंगे जो हम इसमें यूज करेंगे रेगुलेशंस में। चैप्टर 3 है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इट्स मेंबर्स। रेगुलेशन 10 इसमें ये प्रिस्क्राइब करता है कि सेक्शन 183 जो है कंपनीज एक्ट का और सेक्शन 204 कंपनीज एक्ट का जो है उसके ताबे रहते हुए डायरेक्टर्स की ड्यूटी होगी कि वो जो उनकी फिड्यूशरी ड्यूटीज हैं उनको फॉलो करें, इन गुड फेथ फॉलो करें, और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके तहत जो है अपने पावर्स को एक्सरसाइज करें। फिड्यूशरी ड्यूटीज से मुराद ऐसी ड्यूटीज जो उनको अमानतन दी गई हैं उनके स्टेक होल्डर्स की जानिब से। स्टेक होल्डर्स में कंपनी के शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं, और जिनका भी कंपनी के साथ कोई ट्रांजेक्शन चले किसी भी कैपेसिटी में, जिनका कंपनी के साथ किसी न किसी हवाले से ताल्लुक है, वो तमाम स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। लिहाजा तमाम डायरेक्टर्स की ये ड्यूटी बनती है कोलेक्टिवली कि वो इन गुड फेथ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए अपने जो फंक्शंस हैं ड्यूटीज उनको परफॉर्म किया जाए और अमानत के तौर पर परफॉर्म किया जाए। और रेगुलेशन सब रेगुलेशन 2 जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में है कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि वो जो गवर्नेंस के रिस्क है उनको डिटरमिन करें, और जो उनके रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं टॉलरेंस के हवाले से उनको बेहतर तौर पे वो मैनेज करें। इसी तरह बोर्ड की ड्यूटी होगी कि वो एनुअली ओवरऑल रिव्यू करेंगे रिस्क मैनेजमेंट से मुतल्लिक, रिस्क आइडेंटिफिकेशन से मुतल्लिक, और
इनका ताल्लुक रिस्क का ताल्लुक उनके एसेट्स के साथ हो सकता है, रिसोर्सेज के साथ, उनकी रेपुटेशन के साथ और कंपनी के इंटरेस्ट के साथ, उनके शेयर होल्डर्स के साथ। यानी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी होगी कि वो जो रिस्क के मामलात हैं ओवरऑल उनको रिव्यू करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, रिस्क को मैनेज करेंगे। उन रिस्क किसी एसेट्स में भी हो सकता है, रिसोर्सेज में, रेपुटेशन या कंपनी के इंटरेस्ट में या शेयर होल्डर्स में हो सकता है, शेयर होल्डर्स के मामला में हो सकता है। इसी तरह सब रेगुलेशन 3 ये कहता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो जो एक विजन है कंपनी का, कंपनी की जो मिशन स्टेटमेंट है और जो ओवरऑल जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है कंपनी की, उसको वो प्रॉपर प्रिपेयर करें, उसके बाद उसको अडॉप्ट करें और अडॉप्ट करने के दौरान अगर उसमें कोई कमी पेशी होती है या वो ये समझते हैं कि इसमें बेहतरी आनी चाहिए, तो इस हवाले से उनको रिव्यू करते रहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, ताकि उसमें बेहतरी आती रहे, कंपनी के जो मामलात हैं, कंपनी की जो रेगुलेशन है उसमें बेहतरी आती रहे। और इसी तरह कोड ऑफ कंडक्ट बनाना और उसको प्रमोट करना, एथिकल कल्चर को प्रमोट करना, ये भी डायरेक्टर्स की ड्यूटीज में शामिल है। और ये भी कहा गया है कि जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचा जाए, यानी कोई ऐसा मामला ना किया जाए कि जो अगर किसी डायरेक्टर के उसमें इंटरेस्ट हैं तो वो उन मामला को लेके ना चले, बल्कि वो तमाम कंपनी के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखें हमेशा। तो जो भी मेंबर हैं बोर्ड के, सीनियर मैनेजमेंट है, जो भी एम्प्लॉयज हैं, इन तमाम के जो राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए और इनमें कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं आना चाहिए इंटरेस्ट के हवाले से। कोड ऑफ कंडक्ट कंपनी का बेहतर बनाया जाए, उनकी जो पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, ये तमाम कंपनीज के बाकायदा वेबसाइट्स पे मौजूद हों, ताकि जो आउटसाइडर हैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कंपनी का सिस्टम को देख सकें कंपनी के वेबसाइट के ऊपर। कंपनी का जो सिस्टम है, कंपनी के जो कंट्रोल्स हैं, उनको जो मुख्तलिफ मामला है, इश्यूज अगर आते हैं उनके स्टेक होल्डर्स को, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके जो मसाइल उनको रिड्रेस करने के लिए और अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस हैं उनसे बचने के लिए जो है वो बाकायदा एक कंट्रोलिंग सिस्टम होना चाहिए कंपनी के अंदर। और कंपनी का एक इंटरनल जो कंट्रोल है वो साउंड होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और बेहतर तौर पर उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और इसी तरह बोर्ड की ये भी ड्यूटी बनती है कि जो एनुअल एवोल्यूशन है बोर्ड की परफॉर्मेंस उसको बेहतर बनाए, कंपनी के जो मेंबर्स हैं बोर्ड के, कंपनी की जो कमिटीज हैं, उनकी जो एवोल्यूशन है बोर्ड उसको बेहतर बनाए और उसके लिए कोई मैकेनिज्म जो है वो इम्प्लीमेंट करे, एक इफेक्टिव जो मैकेनिज्म है और फॉर्मल मैकेनिज्म है उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करे कंपनी में। इसी तरह जो भी डिसीजंस हैं इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शंस के हवाले से या सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं, उनको बकायदा डॉक्यूमेंट की शक्ल में होना चाहिए। मसलन कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिसीजन किया है अगर, और 4-5 साल के बाद दोबारा उन मामला में डिसीजन करने की जरूरत पेश आती है, अगर वो डॉक्यूमेंट की शक्ल में होगा तो नए मेंबर्स को, नए डायरेक्टर्स को डिसीजन करने में आसानी होगी। और जैसा कि जो भी डिसीजन होते हैं कंपनी में, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कल्चर को इंट्रोड्यूस करना ये मकसद है। 2017 में जो एक्ट आया था कंपनीज का, वो भी उससे पहले जो एक्ट ऑर्डिनेंस था उसका भी यही पर्पस था। तो लिहाजा जो भी डेमोक्रेटिक वे में डिसीजंस होते हैं वो थ्रू रेजोल्यूशन होते हैं। तो लिहाजा इनके जो रेजोल्यूशन होंगे इनको डॉक्यूमेंट की शक्ल में महफूज रखा जाएगा। वो डिसीजन कौन से होंगे? वो डिसीजन जो होंगे जो थ्रू रेजोल्यूशन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू किए जाएंगे, उनका ताल्लुक इन्वेस्टमेंट के साथ होगा, डिस इन्वेस्टमेंट के साथ होगा, यानी किन मामला में इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ से इन्वेस्टमेंट को रोक देना है, दैट इज डिस इन्वेस्टमेंट। और जो मेच्योरिटी पीरियड है इन्वेस्टमेंट्स का, अगर उनका ड्यूरेशन 6 मंथ से ज़्यादा है तो उन तमाम मामला को जो है उसके बारे में जो है वो डिसीजंस किए जाएंगे। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि अगर बैंकिंग कंपनीज है उसमें ये जो 6 मंथ्स वाला मामला ये एक्सेप्टेड है, क्योंकि बैंकिंग कंपनीज जो होती है वो लंबे टर्म के, लंबे अरसे के लिए या लॉन्ग टर्म जो है वो फाइनेंसिस के मामला को डील करती है। लिहाजा इसका इतलाक बैंकिंग कंपनीज में नहीं होगा, ना ही नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में होगा और ना ही इंश्योरेंस कंपनीज में होगा इसका इतलाक, ये जो ड्यूरेशन 6 मंथ्स के हमने यहाँ पे डिस्कस की। इसी तरह जो नेचर ऑफ लोन्स हैं, एडवांसेस हैं जो कंपनी ने दिए हैं या कंपनी ने देने हैं, या उनकी जो मॉनेटरी लिमिट है वो मॉनेटरी लिमिट तय करेगी कितनी लिमिट तक हम लोन दे सकते हैं, कितनी लिमिट तक हम लोन वसूल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ये याद रखें कि ये बैंकिंग कंपनीज के ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें लोन की जो अमाउंट है बैंकिंग कंपनीज के लिए उसको फिक्स करना
जो है ये मुश्किल होगा। इसी तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डिफाइन करेंगे लेवल मटेरियलिटी। मटेरियल का आमतौर पे मतलब कोई भी चीज हो सकती है जिसको हम देख सकते हैं। मटेरियल का वर्ड मैटर से निकला है, मैटर मादे को कहते हैं, जो चीज हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और मटेरियल का लॉ में जब हम देखते हैं तो इसका मतलब होता है अहम, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस देखी जाएगी कि कंपनी के मामलात में किन मामलात की इम्पोर्टेंस है, उस हवाले से फिर रिकमेंडेशंस दी जाएंगी। और वो कोई भी टेक्निकल या एग्जेक्टिव जो कमिटीज हैं इस हवाले से वो तय करेंगे कि कंपनी को किन खतूत पर जो है उस्तवार किया जाए, कंपनी को किन मामलात में जो है वो कंपनी को अपने मामला चलाने होंगे, कंपनी किस किन तरीकों के तहत चलेगी, कौन सा मैकेनिज्म इसको अडॉप्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू लॉ, इसकी क्या अहमियत होगी, उस अहमियत को मद्देनजर हमेशा रखना होगा। इसी तरह कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो अपना रिकॉर्ड कंप्लीट करेंगे सिग्निफिकेंट पॉलिसीज के हवाले से और अपना मुकम्मल एक रिकॉर्ड बनाएंगे। वो रिकॉर्ड किन से मतलब हो सकता है, वो जिसको कैसे गवर्न करना है, इंटरनल कंट्रोल कैसे होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, उनका सक्सेशन प्लान क्या होगा, और जो फी है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कितनी पे करनी है, और इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उनको कितनी अमाउंट जो है फी की पे करना है। प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से मतलब मामला हैं, गुड्स को कैसे हासिल करना है, कहाँ से हासिल करना है, उनके सर्विसेज लोगों की प्रोफेशनल्स के टेक्निकल एक्सपर्ट से कैसे हासिल करनी। कम्युनिकेशन पॉलिसी क्या होगी, यानी अगर कंपनी ने कम्युनिकेट करना है इन्वेस्टर से, शेयर होल्डर से, उनके दरमियान जो ताल्लुक होगा, जो कम्युनिकेशन होगी वो कैसे होगी, मार्केटिंग कैसे की जाएगी, जो क्रेडिट और डिस्काउंट्स हैं कंपनी ने देने कस्टमर्स को, उनकी टर्म्स क्या होंगी, उसको डिटरमिन करना ये बोर्ड की ड्यूटी में शामिल है। तो जो भी डाउटफुल डेट्स हैं, एडवांसेस और रिसीवेबल्स हैं, उनको राइट ऑफ कैसे करना, उनको माफ कैसे करना, उसमें कंसेशन कैसे देनी है, ये बोर्ड जो है इसका तयन करेगा। और जो भी एसेट्स हैं उनको सेल करने के हवाले से, उनको लीज करने के हवाले से, उनकी अंडरटेकिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लानिंग कंट्रोल, इसको डिसाइड करना बोर्ड की ड्यूटीज में शामिल है। इन्वेस्टमेंट डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, इसी तरह डेट कवरेज है, डिटर्मिनेशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, कि किस डायरेक्टर को कौन से पावर्स फाइनेंशियल डेलीगेट की गई हैं, किस वजह से की गई हैं, और उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये भी तय करेगी बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स होगा। इसी तरह कंपनी के डिफरेंट कंपनीज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या उनके जो एसोसिएट कंपनीज हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या उनके रिलेटेड पार्टीज के साथ, उसका तयन करना, उनको डिटरमिन करना, ये भी बोर्ड की ड्यूटी होगी। इसी तरह मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस की जो पॉलिसी है, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स जो हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मौजूदा दौर में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं। और फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी इंसानी हमदर्दी के नाते अगर कोई कंपनी कोई काम करती है, कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करती है इंसानी हमदर्दी के नाते, उसके हवाले से जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको उसका तयन करेंगे कि वो किस हद तक जो है वो डोनेशन दे सकते हैं, किस हद तक फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, और किन इदारों के साथ मिलकर वो ये काम कर सकते हैं, और किन इदारों को उन्होंने चैरिटी जो है वो देनी है, और डिफरेंट सोशल कॉजेज जो है उनके लिए काम करना है। तो कमर्शियल जो पर्पस है, कमर्शियल एक्टिविटीज के साथ साथ मौजूदा दौर में इन पे भी जो है वो फोकस किया जाता है। इसी तरह विसल ब्लोइंग जो पॉलिसी है, लोगों को आगाह करना, इन्वेस्टर्स को आगाह करना कि अगर कोई मसला है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप इन टाइम हमें बताएं। जैसा कि मुख्तलिफ इदारे कहते हैं कि अगर उनकी परफॉर्मेंस के बारे में किसी को इशू है वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। इसी तरह कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बाकायदा तौर पे ये नोटिस दे सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को, कि अगर आपको कोई कंप्लेन है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप हमें कंप्लेन करें। लेकिन बात है कि कंप्लेनेंट अगर कंप्लेन करता है तो उसको विक्टिमाइजेशन से बचाना भी ज़रूरी है। यानी एक शख्स अगर कंप्लेन करता है तो जिसके खिलाफ करता है कहीं उसकी तरफ से उसको जो है वो अजियत का निशाना ना बनाया जाए, उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। इससे बचने के लिए भी, इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी जो है इकदाम करना है, और उन इकदाम को तजवीज़ करना है, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ में शामिल है। तो जो चेयरमैन होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, वो जैसे डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं वो उनको बाकायदा तौर पे एक लेटर इशू करेगा। उस लेटर में डायरेक्टर के रोल बताया जाएगा कि इस डायरेक्टर का क्या रोल है, उसकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, उसकी पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं कानून के तहत। यहाँ पे जो वर्ड एक्ट यूज हुआ है, इस एक्ट का मतलब है कंपनीज एक्ट 2017।
इसी तरह उस लेटर में ये भी लिखा होगा कि कंपनी की जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसके तहत डायरेक्टर्स की ड्यूटीज क्या है, उनकी रिम्यूनरेशन क्या है, उनकी इंटाइटलमेंट क्या है, कौन से राइट्स हैं जो उन डायरेक्टर्स को दिए जाएंगे। ये चेयरमैन ऑफ बोर्ड की ड्यूटी होगी कि वो लेटर इशू करेगा डायरेक्टर्स को जिसमें तमाम पार्टिकुलर्स मौजूद होंगे, और तमाम डायरेक्टर्स जो होंगे कंपनी के वो जनरल मीटिंग्स अटेंड करेंगे और बगैर किसी रीजनेबल कॉज के, चाहे वो मीटिंग ऑर्डिनरी हो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, वो उससे एब्सेंट नहीं होंगे विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। तो ये तमाम डायरेक्टर्स की ड्यूटी होगी कि वो मीटिंग को अटेंड करें। चैप्टर नंबर 5 जो है वो इससे मतलब है कि जो कौन से इश्यूज हैं जो डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए रखना जरूरी है। रेगुलेशन नंबर 14 है इसके लिए सिग्निफिकेंट इश्यूज। ये इश्यूज हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखेगा इंफॉर्मेशन के लिए, कंसिडरेशन के लिए और उनके डिसीजन के लिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में डिसीजन करें। जैसा कि पहले नंबर पर है कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो उन मामला को देखेगा जो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है, यानी अगर इन केस कंपनी को डिफॉल्ट करती है उसके क्या रिस्क हो सकते हैं, उसमें क्या पेनल्टीज कंपनी को पे करना पड़ सकती हैं, अगर कंपनी अपने ऑब्लिगेशंस नहीं परफॉर्म कर पाती है, अगर कंपनी की कोई ऑब्लिगेशंस है किसी लोन के हवाले से, तो उस सूरत में अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है तो उनको कौन से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। या जो टीएफसीज हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स हैं, या स्कूक हैं, स्कूक जो हैं बेसिकली इस्लामिक शरिया कंप्लायंट बिजनेस होता है। इसके तहत जो है कंपनी जो है ये एक तरह के बॉन्ड्स इशू करती है इस्लामिक बिजनेस को माइंड में रखते हुए, और अगर वो बॉन्ड्स इशू करती है लेकिन उनको रीपे नहीं कर पाते इन टाइम तो उसके क्या असरात मरतब हो सकते हैं। या जो डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किया है चाहे वो डिबेंचर हुई किसी भी शक्ल में उसका कोई भी नाम हो, अगर कंपनी ने इशू तो कर दी लेकिन इन केस अगर कंपनी टाइमली नहीं अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो सकती, उस सूरत में कौन से मसाइल उनको फेस करना पड़ सकते, कौन सा रिस्क हो सकता है, ये जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तय करेगा। एनुअल बिजनेस प्लान जो कंपनी के हैं, कैश फ्लो प्रोजेक्शंस, फोरकास्ट और स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो है ये फाइनलाइज करना होते हैं। बजट्स हैं जिसमें कैपिटल, मैन पावर और ओवरहेड बजट्स हैं, इसमें वेरियंस एनालिसिस हैं, ये तमाम जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तय करने। और जो भी मैटर्स हैं जो ऑडिट कमेटी की जानिब से तजवीज़ किए जाएँ, उनकी रिकमेंडेशंस अगर हों तो उनको फाइनलाइज करना ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटीज में शामिल है। इसी तरह जो क्वार्टरली ऑपरेटिंग रिजल्ट्स हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखे जाने ज़रूरी हैं ताकि वो इस हवाले से रिकमेंडेशंस अपनी दे सकें। इसी तरह इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट्स भी ज़रूरी हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखी जाएं ताकि अगर कोई भी फ्रॉड कमिट हुआ है, कोई ब्राइबरी, करप्शन या कोई और इरेगुलरिटीज कमिट की गई हैं कंपनी के किसी मेंबर की जानिब से, उनको रिमूव किया जा सके, उनके हवाले से जो कंट्रोल को बेहतर बनाया जा सके। इसी तरह मैनेजमेंट लेटर्स हैं जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स इशू करेंगे उनको सामने रखा जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। जॉइंट वेंचर के जो एग्रीमेंट्स हैं, उनके मामला हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एजेंट्स हैं, उनका जो कोलैबोरेशन है उनके मामला को रखा जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने। इसी तरह अगर कोई लॉ नया आता है और उसका लॉ प्रोमलगेट हुआ यानी लॉ नया इन्फोर्स हुआ है, या उसमें कोई अमेंडमेंट आ गई किसी लॉ में, या किसी रूल में अमेंडमेंट आ गई, या कोई नया रेगुलेशन आ गया है, उसका हवाले से उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में, उसको देखा जाएगा कि क्या उसके कॉम्प्लायंस हो रही है या नहीं हो रही। इसी तरह अगर कंपनी ने कोई सूट फाइल किया है या कंपनी के खिलाफ कोई सूट फाइल किया गया, उसका जो स्टेटस है वो देखा जाएगा, उसके जो प्रोसीडिंग्स हैं, शो कॉज नोटिस हैं, डिमांड्स हैं, उन तमाम मामलों को देखा जाएगा और वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा जाना ज़रूरी होगा। इसी तरह जो नेक्स्ट है, अगर कंपनी नाकाम हो जाती है लोन्स के हवाले से, एडवांसेस के हवाले से, डिपॉजिट्स के हवाले से या ट्रेड डेट्स के हवाले से, तो उस सूरत में उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इनको कंपनी को इन मामला से कैसे निजात दिलाई जा सकती है, कैसे निकाला जा सकता है, इन मामलों को रखा जाएगा। या कोई एक्सीडेंट्स खुदा न खास्ता हो जाते हैं या कोई और ऐसे फैटेलिटीज हो जाती हैं, डेंजरस कोई अकरेंस हो जाती है, पोल्यूशन के मामला हैं, एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, ये रखे जाएंगे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने। कोई पब्लिक लाइबिलिटी क्लेम्स हैं या कोई ऐसे जजमेंट है जो कंपनी के खिलाफ आ गए, जो कंपनी नेगेटिवली जो है कंपनी के रिप्यूट पर असरअंदाज हो सकती है, तो उन मामला को कैसे डील किया जाए ये। इसी तरह जो गवर्नेंस है उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस इश्यूज के मामला को रखा जाएगा। अगर लेबर के हवाले से कोई डिस्प्यूट्स आ जाते हैं और उनको भी सामने रखा जाएगा, लेकिन ये बात भी ध्यान में रहे कि अगर उस हवाले से कोई सोल्यूशन है,
कोई प्रपोज सोल्यूशन है कि अगर ये लेबर के डिस्प्यूट्स हैं हम इनको ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में कोई रिकमेंडेशंस है, तजावीज़ है, सजेशंस है, सॉल्यूशंस हैं, वो भी रखे जाएँगे। और लेबर लेबर यूनियन कि अगर कोई मामलात हैं या उनके कोई डिमांड्स हैं, तो उन डिमांड्स को भी जो है वो सामने रखा जाएगा। व्हिसल ब्लोइंग पॉलिसी जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया, उसमें जो इश्यूज़ हैं, इन्फॉर्मेशन है, किस तरह इन्फॉर्मेशन दी जाएगी स्टेक होल्डर्स को, और अगर उनमें कोई इश्यूज़ आते हैं, उनको कैसे रिज़ॉल्व किया जाएगा, तो वो मामलात भी जो हैं वो रखे जाएँगे। एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नमेंटल, हेल्थ, सेफ्टी, बिज़नेस प्रैक्टिसेस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये तमाम मामला जो हैं ये रखे जाएँगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने। और इसमें जो गाइडलाइंस दी गई इन मामला से मुतल्लिक, जो एनवायरमेंटल से मुतल्लिक है, हेल्थ सेफ्टी से मुतल्लिक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुतल्लिक गाइडलाइन जो है 2013 की, तो इनको भी जो है ये सामने रखा जा सकता है। इसी तरह कंपनी की जो गुडविल है, ब्रांड इक्विटी है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनके मामला को भी रखा जाएगा। बाज़ का कंपनी का बाज़ एक नाम जो है वो एक ब्रांड बन जाता है। उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, लोग जो हैं बड़े आसानी से और खुशीली नहीं, खुशी के साथ जो है वो खरीदते हैं, क्योंकि उनको मुकम्मल एतमाद होता है कि इस ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इफेक्टिव होंगे। इसी तरह जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम सपोज करते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो तरह के मामला आते हैं। कॉपीराइट के मैटर्स होते हैं, दूसरे ट्रेडमार्क के मैटर्स होते हैं। कि अगर कंपनी के ट्रेडमार्क या कॉपीराइट के मैटर्स को कोई वायलेट कर रहा है, उस सूरत में उनको कैसे डील किया जाएगा। इसी तरह अगर कंपनी ने पेमेंट्स करना है, कंपनी ने कॉपीराइट के हवाले से या ट्रेडमार्क के हवाले से किसी के ट्रेडमार्क को या कॉपीराइट को यूज़ करना है, उसके लिए उसको पेमेंट्स करना है, तो उसके मामले को जो है वो रखा जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने। सेल ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट के जो मामला हैं, इनको सामने रखा जाएगा। कंपनी की जो क्वार्टरली डिटेल्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से, और उनमें जो सेफ गार्ड है उसको रखा जाएगा। और इन केस अगर कोई एडवर्स एक्सचेंज रेट आ जाता है, कंपनी तो नहीं कर रही थी, कोई ऐसा रेट आ जाता है जो कंपनी के मफादात के खिलाफ है, तो उन मामला को भी जो है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा जाएगा। रेगुलेशन नंबर 15 जो है वो ये कहता है कि जो पार्टी की ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे पीरियडिकली हैं, ऑडिट कमेटी के सामने रखी जाएंगी रिकमेंडेशंस, और बोर्ड वो जो ऑडिट कमेटी जो भी रिकमेंडेशंस देगी उनको प्रॉपर फर्दर रिव्यू के लिए जो है वो बोर्ड के सामने रखा जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उनको रिव्यू करेगा, और रिव्यू करने के बाद उनके अप्रूवल देगा जो ऑडिट कमेटी ने मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सजेशंस दी होंगी या रिकमेंडेशंस दी होंगी। इसी तरह जो मेजोरिटी डायरेक्टर्स हैं और जो इंटरेस्टेड हैं ऐसे ट्रांजेक्शन्स में, वो जनरल मीटिंग में फिर रखा जाएगा उनको और उनके अप्रूवल के लिए। यानी अगर ज़्यादा डायरेक्टर्स जो हैं में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से ज़्यादा डायरेक्टर्स अगर किसी मामले से मुताल्लिक इंटरेस्ट रखते हैं, तो फिर ऐसे मामला को जो है वो जनरल मीटिंग में रखा जाएगा अप्रूवल के लिए, ताकि उनकी अप्रूवल हो सके। इसी तरह जो पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, जो दूसरी कंपनीज दूसरे इदारों के साथ कुछ मामला हैं, अगर हम उनको एक फासले पर रखना चाहते हैं, तो उस सूरत में जो है वो जो भी रिकमेंडेशंस हैं ऑडिट कमेटी की उनको देखा जाएगा, और उन रिकमेंडेशन में जो जस्टिफिकेशंस ली गई हैं, जो नेसेसरी जस्टिफिकेशंस है, उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सेक्शन 208 जो है कंपनीज एक्ट 2017 का, उनको कंप्लाई किया जाए, यानी उनकी जो है वो बाकायदा तौर पे कंप्लायंस हो, कोई भी मामला कंपनीज एक्ट 2017 के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। लास्ट में जो है वो है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसके लिए है रेगुलेशन नंबर 16। तो किसी भी कंसिडरेशन या डिसीजन के लिए जो बोर्ड ने करना है, इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उसमें ऐसे डायरेक्टर्स मौजूद ना हो जिनका कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कोई ऐसा मामला जिसमें उनके इंटरेस्ट पे कोई आंच आ सकती है, या वो कोई ऐसा फैसला करेंगे जिसमें उनकी इम्पार्शियलिटी जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ना आए। कानून के तहत, कानून से मुराद है कंपनीज एक्ट 2017, और इसी तरह जो प्रोविजंस हैं सेक्शन प्रोविजंस जो हैं उसके कंपनीज एक्ट 2017 की सेक्शन 207, उसको जो है वो मद्देनजर रखते हुए देखा जाएगा, और उसका जो कोरम है डायरेक्टर्स का उसको इंश्योर किया जाएगा, और उस कोरम में ये बात जहन में रखी जाएगी। कोरम से मुराद है कि किसी मीटिंग में कम से कम डायरेक्टर्स की तादाद कितनी होनी चाहिए,
उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वहाँ पे बाकायदा प्रेज़ेंट होने चाहिए इन पर्सन, या अगर वीडियो लिंक भी हो रहा है, फिर भी जो है वो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वहाँ पे बाकायदा तौर पे प्रेज़ेंट होने चाहिए इस कोरम में। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उससे बचने की कोशिश की जाएगी। तो ये हमारा जो लेक्चर है ये इख्तिताम पज़ीर होता है।